आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप जोशी जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री आलोक कुमार जी, हमारे विभाग संघचालक श्री दादू जी तथा उपस्थित सभी भगिनी एवं बंधुओं, वर्ष 2000 की बात है। मैं अमृतसर गया था। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि गुरु नानक विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर शर्मा हैं, वो भी विभाजन पर काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई ऐसा है तो मैं उनसे भेंट करना चाहूँगा जी। उन्होंने व्यवस्था करा दी। मैं विश्वविद्यालय में उनके कार्यालय पर ही उनसे जाकर मिला, इतिहास विभाग में। लगभग घंटा सवा घंटा हमारी बातचीत हुई। वो पूछने लगे कि सागर जी, अभी तक आपने जितना भी काम किया है उसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? मैंने कहा कि मैं तो भाई इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विभाजन के समय जो भी लूटमार, अत्याचार, नरसंहार आदि हुए वो मुस्लिम लीग ने नहीं किए, वो मुस्लिम समाज ने किए। मुस्लिम लीग ने तो उनका नेतृत्व किया है। संपूर्ण मुस्लिम समाज ने ये सारा काम किया। एक गांव हिंदुओं का है, उसको आसपास के 20-25 गांवों के 15-20 हजार मुसलमान घेर लेते हैं। अब वो जो 15-20 हजार हैं, वो क्या सारे मुस्लिम लीग के सदस्य थे? मुस्लिम लीग के सदस्य तो उनमें से 2, 4, 5 होंगे, चलो 10 होंगे, 50 नाम दिया, बाकी कौन थे? बाकी तो उनमें से कोई भी मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था। तो ये संपूर्ण मुस्लिम समाज ने ये काम किया है। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उनका नेतृत्व किया होगा, ठीक है। और इसलिए ये कहना कि उस समय जो है वो मुस्लिम लीग ऐसी थी, मुस्लिम लीग ने ये किया, ये कहना उचित नहीं। मुस्लिम समाज ने किया। आरंभ से लेकर अंत तक सब मुसलमान खड़े हो गए। अपने ही लोग, अपने ही घर में जो नौकर थे, अपने ही खेत में जो काम करने वाले थे, अपने यहाँ जो दूध देने के लिए आते थे, अपने ही बाजार में जो सब्जी बेचते थे, जिनसे हम सब्जी खरीदते थे, वे ही लोग थे। उन सब हत्याकांडों को सार्थक करने वाले, उनको व्यावहारिक रूप देने वाले। फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा, आपने अभी तक जितना काम किया है उसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? वो बोले, देखिए निष्कर्ष पर तो मैं भी इसी पर पहुंचा हूं, मेरा भी यही निष्कर्ष है। लेकिन एक सवाल है, क्या आज की स्थिति में ये कहना उचित है? ये उन्होंने मेरे से पूछा, कहा, कुछ भी कहा। मैंने कहा, शर्मा
जी, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, राजनीतिक अवधारणाओं पर नहीं। हमने तथ्य जो हैं वो देने हैं। राजनेता क्या सोचते हैं, राजनीतिक वातावरण क्या है, अन्य लोग जो हैं वो क्या सुनने को तैयार हैं और क्या सुनने को तैयार नहीं हैं, इसके आधार पर इसका विचार करके अगर हम इतिहास लिखेंगे तो वो इतिहास नहीं होगा। ये तो काम भांडों का होता है, तो हम भांड तो नहीं है। हमें तथ्य रखने हैं, वो चाहे कितने भी कड़वे हों, कितने भी कंटीले हों, हमें तथ्य रखने, हमें सत्य जो है वो अपने अन्वेषण के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट करना है। यह कहने को तो बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन एक विश्वविद्यालय का के इतिहास विभाग का एक प्राध्यापक जब ये बात कहता है तो हम कल्पना करें कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, हमारा जो लेखक वर्ग है, हमारा जो इतिहास लेखक है, इतिहासकार है, उसने विभाजन के बारे में सत्य बातें क्यों नहीं लिखी। वो इस प्रसंग से हमारे सामने बात आती है। पिछले 80 वर्षों से, यानी 2000 की बात मैं कर रहा हूं, तो उससे पूर्व के 80 वर्ष का जो कालखंड बीता, उस कालखंड में हमारे देश के नेताओं ने जो हमें पट्टी पढ़ाई, जो एक वातावरण बनाया, जो बातें हमारे सामने परोसी गईं, उनका परिणाम था कि इतिहास का प्राध्यापक, लेखक भी ये कहता है कि क्या आज की स्थिति में हमें ये लिखना उचित है, ये कहना उचित है। यानी 80 वर्ष का इतिहास ने हमें ये मजबूर कर दिया कि हम झूठ लिखें। 80 वर्ष के भाषणों में, लेखनों में हमारी मानसिक भूमिका ये बना दी कि हम सत्य ना लिखें, हम सत्य का अन्वेषण ना करें। और विभिन्न प्रकार के जो इतिहास लिखे गए हैं, जो विभिन्न घटनाएं लिखी गई हैं, उनके आधार पर उपन्यास भी लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं, उनमें विभाजन काल का पूर्ण सत्य नहीं आता। बहुत काट छांट कर उनको लिखा गया है, जिससे किसी के हृदय में कोई शूल ना चुभ जाए। इस प्रकार से विचार करके वो सब लिखा गया है। और इसलिए आज की पीढ़ी को विभाजन के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है। केवल सामान्य बात क्या आता है कि हाँ 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, बस। हाँ, कुछ मारकाट भी हुई थी, इतना ज्ञात है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे जो अवधारणाएं बनाई गई वो क्या बनाई गई? दोनों तरफ मार काट मची हुई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। इस प्रकार की अवधारणाएं बनाई गई हैं और आज भी हम इतिहास के ग्रंथों में यही पढ़ते हैं। सत्य क्या है? सत्य ये है 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, ऐसा हम सब कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन इससे एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट कर भारत से अलग करके इसे पाकिस्तान बना दिया गया। वो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है।
और हम आज़ादी का दिन 15 अगस्त को मनाते हैं। यानी भारत के टुकड़े करने के बाद हम अपनी आज़ादी मनाते हैं। अब भारत के टुकड़े क्यों हुए, कैसे हुए, ये लंबी बातें हैं। ये आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। आपने भी कुछ ना कुछ और पढ़ा होगा, सुना होगा, और भी जो हमारे हैं मान्यवर वो उसके बारे में बताएंगे, बोलेंगे। लेकिन मैं केवल 2-3 बातें मुख्य रूप से कहूँगा जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। भारत विभाजन में जो कुछ भी हुआ वह क्या था? क्या वो दंगे थे? कहा यही जाता है सब जगह दंगे भड़क उठे। कोई दंगे नहीं भड़के थे। सत्य ये है कि मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज के विरुद्ध युद्ध किया था और इस युद्ध की घोषणा बाकायदा मुस्लिम समाज ने 29 जुलाई 1946 को कर दी थी। उस घोषणा में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि यह युद्ध 16 अगस्त 1946 से आरंभ होगा। फर्क इतना ही है, उसमें शब्द प्रयोग युद्ध ये नहीं किया गया, शब्द प्रयोग दूसरा किया गया। वो किया गया डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। युद्ध ना कहकर उसे सीधी कार्रवाई कहा गया और साफ साफ कहा गया अब हम सब प्रकार के वैधानिक उपाय, वैधानिक तरीके छोड़ते हैं। अब हम सीधी कार्रवाई करेंगे। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि अब हमारी भी जेब में पिस्टल है। तो सीधी कार्रवाई का जो स्पष्ट अर्थ भी जिन्ना ने उस समय बता दिया था। हमारे नेता उस समय इस बात को नहीं समझे। उनको लगा कि ये भी जैसे छोटे मोटे हो जाती है, लीडर भक्ति है। उन्होंने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदियां बह गई, लाशें बिछ गई, जो हिंदू मिला मार दिया। हावड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। हावड़ा की तरफ से जत्थे के जत्थे मुसलमानों के आते थे। कलकत्ता की गलियों में, सड़कों पर जो बिहारी मजदूर जिनका घर तो कुछ था नहीं, सड़कों के आसपास ही अपना वो बिछौना बिछाकर सो जाते थे, वो उनके सरलतापूर्वक शिकार हुए। अन्य भी इलाकों को किया, घरों को लूटा पिटा, वो सब हुआ। ये सब चलता रहा। वहाँ पर उस बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं आकर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ गए, पुलिस को निष्क्रिय कर दिया। जो भी फोन आते थे कि हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ आक्रमण हो गया, हमारे लूट हो गया, हमारे यहाँ अग्निकांड हो गया है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं बैठा हुआ था वहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर में। 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा। पुलिस निष्क्रिय रही और इसके बाद हिंदू कुछ समझे और हिंदुओं ने भी प्रतिकार करने का तय किया। जत्थे के जत्थे हावड़ा की तरफ से आते थे, हावड़ा पुल को पार करके इधर हमले करते थे और इसलिए अनेक लोग भी बड़ा जत्था बनाकर उस हावड़ा पुल की तरफ चले। हावड़ा पुल को एक तरफ से रोक लिया गया कि अब ये जत्था कोई भी आएगा उधर से तो उसको इस हावड़ा पुल के ऊपर समाप्त कर देंगे, मार देंगे। लेकिन अब वो जब आएंगे आगे तब की बात है, और वो आएंगे तो उनमें संघर्ष होगा, हमला होगा, तो परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य की बात थी। लेकिन उस भीड़ में से कुछ लोग ऐसे थे जो पंजाब से आए हुए थे।
पंजाब के सिख ड्राइवर जो ट्रक वगैरह लेकर वहां आए थे, उनके पास तलवारें थी। वो चुपचाप उस भीड़ में से निकलकर जो हावड़ा पुल है उस पुल के नीचे चले गए और नीचे पुल की ही लोहे की जो है उसको पकड़ पकड़ कर और पुल के पार पहुंच गए। पुल के नीचे से होते हुए, ऊपर से सीधे रास्ते नहीं, नीचे नीचे से, और पुल के पार जाकर उस पुल के नीचे छुपे रहे। और जैसे ही मुसलमानों का एक जत्था उधर से आया और वो पुल में आ गया, पुल भी लंबा है, तो पूरा का पूरा जत्था जब पुल पर आ गया, ये लोग नीचे से निकल कर इन्होंने पीछे की तरफ से नाकेबंदी कर दी और पीछे से उन सबको मारना शुरू कर दिया। इधर से इनकी तलवारों के वार, इससे बचने के लिए वो मुसलमान आगे की तरफ भागे, आगे हिंदू हजारों की संख्या में खड़े थे, पुल के दूसरी तरफ, दोनों तरफ पिस गए। अच्छी तरह उनका किया गया। बहुत सारे भागने डर के मारे पुल से नीचे कूदे, वहां मारे गए। इस प्रकार से वो सारे समाप्त। ये हावड़ा की पहली घटना है हिंदू प्रतिरोध की। इस घटना को क्यों छिपाया गया, क्यों नहीं बताया गया, कुछ नहीं। तब लुटे पिटे मरे, ये सब ठीक है। विभाजन में हिंदू काफी मारे गए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हिंदुओं ने प्रतिरोध भी किया है। यह प्रतिरोध की कहानी, प्रतिरोध की कथाएं ये छिपाई गई हैं, उनको नहीं बताने दिया गया। ये सब उस समय हुआ है। अब ये जो घटना मैंने अभी बताई कलकत्ता ब्रिज की, ये हमारे बैठे हैं कमांडर कैलाश प्रसाद राय, जरा खड़े हो जाइए। कमांडर साहब, ये इन्होंने बताई। ये उस समय कलकत्ता में नहीं थे, ये बांग्लादेश में थे। वहां से वहां की कथाएं और लंबी, वो सब इस पुस्तक के अंदर है, इस ग्रंथ में है। तो 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों के द्वारा बाकायदा घोषणा करके युद्ध आरंभ किया गया था। और यह युद्ध 2 वर्ष तक चलता रहा है, 5-10 दिन नहीं, 2 वर्ष चलता रहा है। और इस युद्ध का कार्यक्षेत्र कलकत्ता से लेकर गुवाहाटी तक रहा है। महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। उस महाभारत के युद्ध में, युद्ध का जो क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र का मैदान जिसे कहते हैं, वो भी लगभग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के क्षेत्र में होगा। लेकिन ये जो 1900 के विभाजन के समय का जो युद्ध हुआ है, 2 वर्षीय युद्ध, इसका ये युद्ध क्षेत्र लगभग 2000 किलोमीटर लंबा था। ये हमारे ध्यान में बात नहीं आती है। और कलकत्ता का जो हुआ सो हुआ, उसके बाद नोआखाली में हुआ, यानी जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां 1 महीना भर लगातार ये चलता रहा। उसके बाद बिहार में मुसलमानों ने आक्रमण किए, पूरी योजना थी उनकी, लेकिन बिहार में थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ गया। और वो उल्टा ऐसा पड़ा कि कलकत्ता में जो मारे गए थे, ज़्यादातर बिहारी मजदूर मारे गए थे, भिन्न भिन्न गाँवों से जो आए हुए थे वहाँ पर। बाकी जो है भागकर वापस गए अपने गाँवों में, और उन्होंने जाकर जब अपने गाँव में कथाएं बताई तो वो लोग भी जो थे उनके अंदर भी एक शोध का भाव था। और विजयदशमी के आसपास जब बिहार के मुसलमानों ने बिहार में गड़बड़ करने की शुरू की, तो वहाँ के हिंदू तो पहले खाए बैठे थे, सावधान थे, उनको लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही उनका प्रतिकार करना शुरू कर दिया। और इसलिए बिहार में मुसलमान ज़्यादा मारे गए, क्योंकि हिंदू पहले से तैयार थे। बिहार के बाद छुटपुट तो बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन नवंबर में उत्तर प्रदेश में ये हुआ। ये यहीं पास में गढ़गंगा में मेला लगता है, आजकल भी लगता है, लगभग 15 दिन
उसका बहुत बड़ा मेला होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। और इस गढ़गंगा के मेले पर आक्रमण करने की उनकी योजना थी। गाजियाबाद से जब गढ़गंगा जाते हैं तो रास्ते में 10 गांव मुसलमानों के हैं, आज भी हैं। उन गांवों के मुसलमानों ने जो बैलगाड़ियाँ हरियाणा की तरफ से आती थी, दिल्ली की तरफ से आती थी या मेरठ की तरफ से, उन बैलगाड़ियों पर हमला किया। रास्ते में उन पर हमला किया तो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने प्रतिरोध भी किया, क्योंकि जो बैलगाड़ियों पर चलते थे उन दिनों वो भी लठ वगैरह लेकर ही चलते थे गांव के लोग, लठ बल्लम वगैरह तो कुछ किया भी। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो मेले में पहुंचे और मेले में जाकर उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो गया है। महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं, उन्होंने वहाँ जाकर, और जो दुकानदार थे या अन्य लोग जो वहाँ गाँव में आए हुए थे, उनको अपनी चूड़ियाँ दिखा दिखा कर कहा कि तुम बैठे रहो यहाँ पर और हम करती हैं कुछ, ये चूड़ियाँ पहन लो। ये हरियाणा की महिलाओं ने किया है। और लोग एकदम तैयार हो गए और उस गढ़गंगा के मेले में जितने मुसलमान थे उन पर हमले शुरू हो गए। मेला तो हिंदुओं का ही होता था, लेकिन वहाँ सब्जी बेचने वाले, घोड़े वाले, टांगे वाले, सामान वाले, ये अधिकांश मुसलमान होते हैं। तो ऐसे जो थे वो मुसलमान, कुछ लोग, कुछ उनके पास हथियार भी थे, तो वो भी कुछ करने लगे, लेकिन उनके करने से पहले हिंदू उनके ऊपर गिर पड़े। और इसलिए गढ़गंगा के मेले में अच्छी तरह से मुस्लिम संहार हुआ है, ये कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये हुआ है, किया है। ना करते तो हिंदू सारे के सारे मारे गए, क्योंकि पहले तो रास्ते में तो मारा ही उन्होंने। और इस मेले से वापस जाते हुए 2 बैलगाड़ियां वापस शाहजहांपुर गांव की तरफ जा रही थी। वहां रास्ते में एक गांव मुसलमानों का था, उन्होंने उस बैलगाड़ी पर हमला किया और उस बैलगाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-12 ही थे। उन्होंने उनका मुकाबला किया और उस मुकाबले में एक लड़की थी, और ऐसा कहते हैं कि उस लड़की ने ऐसा लठ घुमाया उस एक लड़की ने कि 8-10 मुसलमान वहीं पर धराशायी हो गए और वो बैलगाड़ियाँ सुरक्षित निकल, घायल हुए, सुरक्षित निकल गई उस मुसलमानों के। ये गढ़गंगा के मेले की बात है, नवंबर 1946। और उसके बाद उनको लगा कि भाई ये तो क्षेत्र हिंदू था, इसलिए हिंदू बहुल क्षेत्र में अब नहीं करना चाहिए, अब हमें ऐसे क्षेत्र में करना चाहिए जो हिंदू बहुल ना हो। और इसलिए इससे अगला निशाना बनाया उन्होंने सीमा प्रांत। सीमा प्रांत में हिंदुओं की जनसंख्या केवल 9% थी कुल मिलाकर। सीमा प्रांत का हजारा जिला, वहां पर प्रयोग किया गया। ये 20-21 दिसंबर 1946 से, और वो भी लगभग 1.25 महीना तक चलता रहा वहाँ तक। अब उसने था ही क्या, एक गांव में कहीं 4 हिंदू हैं, कहीं 5 हिंदू के घर हैं, कोई 10 हिंदू। कुछ कस्बे थे जिनमें हिंदू थोड़े थोड़े ज़्यादा थे बस। ऐसी अवस्था में वहाँ पर काफ़ी हिंदू मारे गए और अनेक महिलाओं ने कुएं में कूद कर अपनी जान दी। ये हजारा जिले में हुआ है। उसके बाद 5 मार्च 1947 को सारे पंजाब के प्रमुख स्थानों पर एक साथ मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया। सारे पंजाब में, रावलपिंडी से लेकर गुरुग्राम जिले तक, ये मेवात के क्षेत्र में भी। तो ये, और इसके बाद तो फिर चलता ही रहा मामला। और उसके बाद ये 3 जून 1946 को 47 को जब ये हो गया, विभाजन की घोषणा कर दी गई, यहाँ भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो उसके बाद ये और अधिक बढ़ा सारे क्षेत्र और आगे तक चलता रहा।
लेकिन मैं आप सबका ध्यान एक बात की और आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये विभाजन में उधर जो हुआ सो हुआ, ये तो हम में से जानते हैं, अधिक नहीं जानते, लेकिन हाँ वह बहुत कुछ हुआ। एक बात की ओर हमारा शायद ध्यान नहीं जाता। मुस्लिम लीग का जो नारा था पहले क्या था? वो था पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान बना के रहे। 15 अगस्त से उनका नारा कौन सा शुरू हुआ? 15 अगस्त 1947 से उनका नारा शुरू हुआ, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये लड़के लेंगे हिंदुस्तान क्या है? इसको तो हमारे इतिहास में से, इतिहास की पुस्तकों में से, हमारे राजनीतिज्ञों के भाषणों में से बिल्कुल लुप्त कर दिया गया। और ये सबसे अधिक आवश्यक है हमारे लिए जानना। मुसलमानों की योजना इस पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी झंडे के अंतर्गत लाने की थी, और बात से नहीं, वो 1400 साल पहले से है। और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न समय पर वो करते रहे हैं। और उसी प्रयत्न में ही, और ये बाद में 1940 से लेकर 47 तक के जो भिन्न भिन्न प्रकार के, वो सारे उसी प्रयत्न के हिस्से हैं। जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो भी यही किए गए थे कि मुसलमान अलग है हिंदुओं से मुसलमानों का कुछ मिलता नहीं है, और इसलिए हमें इस देश के अंदर अलग मुस्लिम होमलैंड चाहिए। इस मुस्लिम होमलैंड की परिभाषा उन्होंने कभी नहीं की कि मुस्लिम होमलैंड में क्या क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर हम कब्जा कर लें, और जब वो कब्जा हो जाएगा तो उसके बाद बाकी हिस्से को लोग ले लेंगे, लेकिन पहले वो तो हो जाए। और इसलिए इस पाकिस्तान को बनाने के लिए मुसलमानों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को जेल में नहीं जाना पड़ा। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो तो उनको थाली में रखकर मिल गया। पाकिस्तान मुसलमानों को थाली में रखकर मिल गया। और ये पाकिस्तान देने वाले कौन लोग थे? दो प्रकार के लोग थे। एक थे हिंदू नेता, उस समय हिंदू समाज के जो नेता थे वो, और दूसरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम वगैरह के जो मुसलमान थे, जन समाज, ये पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुख्य रूप से, क्योंकि 1946 में इन क्षेत्रों के मुसलमानों ने चुनाव में एक मुश्त होकर मुस्लिम लीग को वोट दिया था, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए वो चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने अखंड भारत के नाम पर चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग ने विभाजन के नाम पर चुनाव लड़ा था। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल वगैरह के मुसलमानों ने सब ने एक मुश्त होकर मुस्लिम लीग को वोट दिए थे। कांग्रेस ने जो मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे वो सब हार गए थे, कोई जीत नहीं पाया। तो पाकिस्तान बनाने वाले इसी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये शायद 8 अगस्त का मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जो भी तारीख होगी, संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा, जब कुछ मुस्लिम भाइयों ने ये मांग रखी, हम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और आप तो बड़े भाई हैं, हिंदू बड़े भाई हैं, छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा कि ये नहीं चलेगा, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान चाहिए था, आपको आपका पाकिस्तान मिल गया, अब कुछ नहीं चलेगा। अब आप इस तरह की बातें करोगे तो आपको पाकिस्तान सर जाओ पाकिस्तान बनाने वाले आप ही लोग हैं। ये सरदार पटेल का कहना था संविधान सभा के अंदर, पाकिस्तान बनाने वाले आप ही लोग हैं। लेकिन सरदार पटेल ने तो ये बात कह दी, उसके बाद आज तक कभी किसी ने ये बात कही? किसी नेता ने बात
निर्माता कौन? आज झगड़े क्यों हो रहे हैं, विवाद क्यों हो रहे हैं, ये जहांगीरपुरी क्यों हो रहा है, अन्य क्यों हो रहा है? वो इसलिए। तो विभाजन का मतलब था संपूर्ण भारत को मुस्लिम झंडे के अंदर लाना। वो पूरे भारत को नहीं ला पाए तो जितना हिस्सा हो सकता है उतना तो ले लो, बाकी आगे देखा जाएगा। और बाकी के लिए 15 अगस्त के बाद उन्होंने संघर्ष शुरू किया, और ये संघर्ष पंजाब में चला, हरियाणा में चला, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, इन सब जगह संघर्ष हुए हैं 15 अगस्त के बाद। अब वो सारी कथाएं, घटनाएं इसके अंदर, इन युद्धों के अंदर हैं। उन सब जगह के लोगों ने बताया है अपनी जगह की कहानी, और वो सब इसके अंदर है। तो इस ग्रंथ में केवल पंजाब बंगाल नहीं है, इस ग्रंथ के अंदर पंजाब भी है, बंगाल भी है, सिंध भी है, सीमा प्रांत भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, सब जहाँ जहाँ के लोग भी मुझे मिले मैंने उनका साक्षात्कार लिया, वो सब है इसके अंदर। तो उस समय इनकी क्या योजना थी ये हमारे सामने प्रकट होता है इस ग्रंथ से। अनेकों पुस्तकें इतिहास पर लिखी गई हैं, लेकिन वो उन सब का जो आधार रहा है वो रहा है वीपी मेनन का ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। जमीनी स्तर पर किसी में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस ग्रंथ में सारे जमीनी स्तर के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसलिए ये ग्रंथ अन्य सब ग्रंथों से अलग प्रकार का है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य के इतिहासकार इन तथ्यों को आधार पर भविष्य का इतिहास लिखेंगे। इतना मात्र कहकर मैं अपनी बात समाप्त